प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कल हमने परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं का अध्ययन किया था और विशेषताओं के अध्ययन के दौरान ही हमने देखा था कि परंपरागत दृष्टिकोण की बहुत सारी आलोचनाएं स्वतः ही निकलकर, उसकी विशेषताओं के साथ ही स्वतः ही निकलकर आ रही थी। तो उन आलोचनाओं को आज गहराई से हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो। परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना मुख्य बिंदुओं के साथ की जा सकती है। उनको बिंदुवार इस प्रकार देखेंगे। पहला है, परंपरागत दृष्टिकोण का जो मुख्य जोड़ था शासन की संस्थाओं तक रहा। संस्था यानी कि जैसे व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये अपने आप में क्या है, संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण का जो जोर रहा अध्ययन का, वह संस्थाओं तक रहा कि संस्थाएं किस प्रकार किसी भी राज्य व्यवस्था में या किसी राष्ट्र के भीतर चल रही है। परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं और उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों की उपेक्षा की। यानी कि किसी संस्था को कौन कौन से तत्व, अनौपचारिक तत्व प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के भीतर नहीं किया जाता था। इसी कारण आमेंड और पावेल ने लिखा है कि परंपरागत दृष्टिकोण का जो मुख्य जोड़ था संस्थाओं, कानूनों, विधियों, राजनीतिक विचारों तथा विचारधारा पर केंद्रित रहा और उनके कार्य, अंतःक्रिया, व्यवहार व उपलब्धियों की उपेक्षा की गई। यानी कि जो अध्ययन है वो संस्थाओं का अध्ययन किया गया, कानूनों का, विधियों का अध्ययन किया गया और कौन कौन से राजनीतिक विचार तत्कालीन समय में अस्तित्व में थे, उन पर ही क्या है, उनका अध्ययन भर किया गया, उनका विश्लेषण भर किया गया और वे क्या कार्य कर रहे हैं, उनके भीतर कौन कौन सी क्रियाएं चल रही है और उसका व्यवहार क्या है और क्या उपलब्धियां ये संस्थाएं प्राप्त कर रही है। इन सब की उपेक्षा की गई, इन सब का अध्ययन नहीं किया गया, कहने का तात्पर्य है। और इस कारण ही राजनीतिक व्यवहार के गैर राजनीतिक या अनौपचारिक तत्वों की तरफ ध्यान न देने के कारण यह जो दृष्टिकोण है संकुचित व गतिहीनता का शिकार हो गया। तो ये इसकी पहली आलोचना है। दूसरा है, परंपरागत दृष्टिकोण का संबंध केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और यूरोप के देशों तक सीमित रहा। इसने गैर पश्चिमी यानी कि यूरोप, अमेरिका को छोड़कर जो अन्य राष्ट्र हैं, गैर पश्चिमी दुनिया के जो राष्ट्र हैं, पश्चिमी देशों या एशिया व अफ्रीका के अविकसित व विकासशील देशों की उपेक्षा करके संकुचित मानसिकता का ही परिचय दिया। यानी कि अविकसित है, संकुचित है, ये इसकी दूसरी आलोचना है। अगर हेडिंग वाइज आप लिखना चाहें कि संकुचित है या फिर अविकसित है, या यूं भी कह सकते हैं कि इसने गैर पश्चिमी देशों का अध्ययन नहीं, इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। हेडिंग से इस प्रकार बन सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप के राष्ट्रों और जो पश्चिमी राष्ट्र, पूर्वी राष्ट्र थे, उनके अध्ययन तक ही तुलनात्मक राजनीति सीमित रही। इसने जो एशियाई, अफ्रीकी या गैर पश्चिमी राष्ट्र हैं, उनका अध्ययन, उनकी राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के भीतर नहीं किया गया। उसके पश्चात तीसरी जो आलोचना की है विद्वानों ने, वह यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण से शासन की संस्थाओं का वर्णन किया गया और उनमें समांतर तत्वों की खोज भी की गई, लेकिन तुलना के आधार पर राजनीतिक शक्ति के संगठन व प्रयोग की उपेक्षा की गई। यानी कि शक्ति का संगठन कैसे होता है, वह उसका प्रयोग कैसे होता है, इस और विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया और इसी कारण मैक्रिडीज महोदय ने परंपरागत दृष्टिकोण को अतुलनात्मक कहा है। यानी कि तुलनात्मक होते हुए भी यह क्या है, अतुलनात्मक है, यानी कि इसमें तुलना नहीं की गई है। चौथी आलोचना है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं का अध्ययन तो वर्णनात्मक आधार पर किया गया, लेकिन किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने की किसी भी प्रकार की चेष्टा तत्कालीन विद्वानों ने नहीं की और इसी कारण इसमें अनुभविक क्षेत्र का विकास
नहीं हो पाया, या यूं कहें, इसको हेडिंग में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुभविक क्षेत्र का विकास न होना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने आप ही स्वतः ही यह जो परंपरागत दृष्टिकोण है तुलनात्मक राजनीति का, यह क्या है, अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि इसमें अनुभववाद को नहीं जोड़ा गया। उसके पश्चात जो इसकी पांचवी आलोचना है वो यह है कि यह दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक प्रवृत्ति के प्रति उदासीन रहा। अंतर अनुशासनात्मक होता है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ जोड़कर अध्ययन करना। तो जो तुलनात्मक राजनीति है वह ऐसा करने में तत्काल, जो परंपरागत दृष्टिकोण है तुलनात्मक राजनीति का, वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ, या वो तत्कालीन विद्वानों ने ऐसा नहीं किया। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो रही खोजों व नवीन पद्धतियों के प्रति आंखें मूंदे रही तत्कालीन विद्वानों ने, और इसी कारण यह अवैज्ञानिकता का शिकार होने के कारण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सका। एक बार पुनः से अंतर अनुशासनात्मक को समझ लीजिए कि जब हम राजनीतिक अर्थशास्त्र या राजनीतिक मनोविज्ञान या राजनीतिक समाजशास्त्र इन विषयों का अध्ययन करते हैं तो यह अंतर अनुशासनात्मक है, यानी कि दो विषयों को जोड़कर आप एक विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण को परंपरागत दृष्टिकोण नहीं अपना सका तुलनात्मक राजनीति का, या द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यह जो विद्वान थे उन्होंने इस प्रकार का अध्ययन नहीं किया। तो इस प्रकार भी इसकी आलोचना की जाती है। इसकी जो छठी आलोचना है वह है कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं व संस्थाओं का सैद्धांतिक अध्ययन ही किया गया, यानी कि सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार हैं, संस्थाएं किस प्रकार हैं, उसका सैद्धांतिक अध्ययन किया गया। व्यवहार में वो कैसा कार्य कर रही है इस पर कोई ध्यान विद्वानों द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए यह क्या है, अपने आप में अव्यवहारवादी दृष्टिकोण भी है, और इसलिए इसे विद्वानों ने एक पक्षीय या अधूरा दृष्टिकोण कहा है। अब अव्यवहारवादी क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि परसों ही एक बिंदु आया था कि भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक कोट कहा, उन्होंने अपने एक भाषण में एक बात कही कि उनका लगभग 2.25 लाख का क्या है उन पर टैक्स लगता है, जबकि भारतीय संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो क्या है, टैक्स फ्री होता है। तो आखिर ये क्या है, सैद्धांतिक है। सिद्धांत में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, किंतु व्यवहार में क्या है, व्यवहार में ऐसा कोई कानून ही निर्मित नहीं किया गया है कि जो राष्ट्रपति के वेतन को या किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन को टैक्स फ्री करता हो, और जिस कारण उनको वेतन से टैक्स देना पड़ता है। तो एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया, सिद्धांत में हमने पढ़ा कि वेतन टैक्स फ्री होगा, किंतु व्यवहार में जब हम देखते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो व्यवहार हम कहाँ से पता कर रहे हैं, जब हम उसका व्यवहारिक अध्ययन कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी कारण है, ऐसे कौन सी बाध्यताएं हैं कि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसी को व्यवहारवाद कहते हैं कि व्यवहार में क्या हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण को अपनाने में जो परंपरागत दृष्टिकोण था तुलनात्मक राजनीति का, वो वैसा अध्ययन तत्कालीन विद्वानों द्वारा नहीं किया गया, और इस कारण भी इसकी आलोचना की गई। इसकी जो अगली आलोचना है वह है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विशिष्ट समस्या पर तो विचार हुआ, लेकिन उस समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः इसका मुख्य जोर नीति निर्माण पर रहा, समस्या समाधान पर नहीं। यानी कि समस्याएं क्या क्या हैं राज्य व्यवस्था के सम्मुख, इस पर काफ़ी जोर दिया गया, पर उन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जा सकता है इस पर किसी प्रकार का ध्यान विद्वानों द्वारा नहीं दिया गया, राजनीतिक विद्वानों द्वारा। तो इसलिए भी इसकी आलोचना की गई, और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हमारे पास परंपरागत दृष्टिकोण के स्थान पर आधुनिक दृष्टिकोण, तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण अस्तित्व में आता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आलोचकों ने परंपरागत उपागम या दृष्टिकोण पर जो आरोप लगाए हैं कि यह दृष्टिकोण अतुलनात्मक है या वर्णनात्मक है, विश्लेषणात्मक दृष्टि के अभाव में यह राजनीतिक व्यवहार की
नियमितताओं को खोजने व किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहा है और इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यवहारवाद का उदय होते ही यह क्या है, सर्वत्र निंदा का पात्र बन गया। कौन? जो परंपरागत दृष्टिकोण है। और आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों और व्यवहारवादियों ने इस दृष्टिकोण पर तरह तरह के जो आक्षेप लगाए हैं, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की जटिल राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या व विश्लेषण करने में अप्रासंगिक स्वीकार किया है। यानी कि तत्कालीन समय में, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के समय में परंपरागत दृष्टिकोण प्रासंगिक था क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां वैसी थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परिस्थितियों के चेंज होने के कारण ही जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो क्या है, अप्रासंगिक हो गया। तो इसलिए इस पर जो आक्षेप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं तत्कालीन दृष्टिकोण को देखते हुए गलत हैं। यह इसका निष्कर्ष हमारे सामने आता है। तो कल हम परंपरागत दृष्टिकोण के महत्व का अध्ययन करेंगे कि आज के समय में जो परंपरागत दृष्टिकोण रहा है तुलनात्मक राजनीति का, उसका क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।